Hello my dear students of class 10. Today I will going to teach the chapter Age of Industrialization. Previous वीडियो में मैंने यूरोपियन कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद वर्कर्स का जो कंडीशन है यानी लाइफ ऑफ द वर्कर्स के बारे में बताई थी कि किस प्रकार न्यू टेक्नोलॉजी के आने के बाद वर्कर्स का जो कंडीशन था यानी वर्कर्स का जो लाइफ था वो बहुत ही मिजरेबल हो गया था ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। यानी टेक्नोलॉजी आने से क्या होती है, लेबर डिमांड को वो सब रिड्यूस कर देते हैं, जिसके चलते लेबर या वर्कर का जो जॉब है वो छिन जाता है। जहाँ पे मान लीजिए 1000 लेबर की ज़रूरत है, वहाँ अप्रॉक्स 100 या 200 लेबर से काम चल जाती है। तो ट्रेडर्स जो होते हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं वो लेबर के डिमांड को घटा देते हैं, यानी उनके वेजेस को भी घटा देते हैं, जिसके चलते यूरोपियन कंट्री में बहुत सारे मतलब अनएम्प्लॉयमेंट उत्पन्न हो जाती है। और अनएम्प्लॉयमेंट ही क्या होती है, विभिन्न तरह के प्रॉब्लम को जन्म देती है। तो अब ये तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद यूरोपियन कंट्री में ये सारे मतलब दिक्कतें हुई या और सब क्या क्या चीज़ का डेवलपमेंट हुआ है, स्पिनिंग जेनी का मतलब इन्वेंशन हुआ है। तो इस प्रकार अब यही चीज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे इंडिया में किस प्रकार का, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनीज और कॉलोनीज का भी इस्टेब्लिशमेंट होता है ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान इंटरनेशनल मार्केट में जो प्रोडक्ट आइटम बहुत अधिक मात्रा में बनना शुरू हो गए तो उनको सेलिंग के लिए मार्केट चाहिए। तो मार्केट के लिए यूरोपियन कंट्री में खास करके इंग्लैंड हो गए, फ्रांस हो गए, जापान हो गए, जर्मनी हो गए, तो ये सारे जो पावरफुल कंट्री थे वो डिफरेंट वर्ल्ड्स के डिफरेंट कंट्री में अपना कॉलोनी स्थापित इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिए ताकि मेरा प्रोडक्ट आइटम उसमें सेल हो सके और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सके। तो अब इसमें है कि इंडियन पर्सपेक्टिव से, यानी कि यही इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे इंडिया में आने के बाद क्या होती है, तो द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, यानी कि इंडस्ट्री के आने के बाद यहाँ क्या क्या कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है ये तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम इसमें समझेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के पहले हम यहाँ से इंडिया से इंटरनेशनल मार्केट्स में कौन कौन से प्रोडक्ट आइटम का सेलिंग करते थे, यानी एक्सपोर्ट करते थे, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लें। बिफोर द एज ऑफ मशीन्स इन इंडस्ट्रीज इंडिया डोमिनेटेड द इंटरनेशनल मार्केट इन टेक्सटाइल, यानी कि यहाँ से टेक्सटाइल बहुत अधिक मात्रा में इंटरनेशनल मार्केट में पहुँचती थी। तो ये भी नहीं जरूरी है कि इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया का ही टेक्सटाइल पहुंचता होगा, वहां पर तो डिफरेंट कंट्री से टेक्सटाइल यानी कि वहां पे कॉटन पहुंचते होंगे, लेकिन डिफरेंट कंट्री के जो कॉटन्स होते थे वो आपको कोर्स कॉटन होते थे, यानी कि उसका जो थ्रेड होता था वो बहुत मोटा होता था। तो इंटरनेशनल मार्केट में वो भी कॉटन पहुंचती थी, यानी कोर्स कॉटन भी पहुंचती थी, लेकिन इंडिया का जो कॉटन होता था वो एक फाइन वेराइटीज का होता था, एक पतला, यानी कि उसका जो थ्रेड होता था मोटा होता था और इसका थ्रेड क्या होता था, पतला होता था, जिसके चलते इंटरनेशनल मार्केट में इनका इंडियन कॉटन का ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड थी। ये मैं बता रही हूँ स्टोरी कब की, बिफोर द इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले, यानी कि 1750 से पहले की स्टोरी है कि उस समय इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन कॉटन का वहाँ पे मुँहमांगा दाम मिलता था। तो ये सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी कुछ ट्रेडर्स थे जो ये ट्रेडर
दोनों इंडिया से एशियन ट्रेडर दोनों अपना ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते थे। तो अब हम थोड़ी सी जानकारी इसमें ले लें कि कौन कौन से पोर्ट्स थे, क्योंकि उस समय ट्रेडिंग का जो काम होता था तो ज़्यादातर सी रूट से होती थी, क्योंकि वो सस्ता पड़ता था। तो सी रूट्स में हम देखेंगे कि प्री कॉलोनियल पोर्ट्स कौन कौन थे, यानी कि हमारे यहाँ कॉलोनी का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ उसके पहले कौन कौन से पोर्ट्स थे। तो प्री कॉलोनियल पोर्ट्स में 3 पोर्ट्स फेमस हैं। आपको फर्स्ट है सूरत, सेकेंड मछलीपट्टनम और थर्ड हुगली। ये तीनों पोर्ट्स जो हैं ये आपको प्री कॉलोनियल पोर्ट्स कहलाते हैं। तो ये सूरत कहाँ है? ऑन द गुजरात कोस्ट कनेक्टेड इंडिया टू द गल्फ एंड रेड सी। ये आपको सूरत का ये लोकेशन हो गया। मछलीपट्टनम का ऑन द कोरोमंडल कोस्ट, यानी कोरोमंडल कोस्ट में इसका ये पोर्ट पड़ता है। फिर आपको हुगली इन बंगाल, समझ रहे हैं कि हुगली पोर्ट कहाँ है? बंगाल में। अब इन सब में जो ट्रेड लिंक्स था, हैड ट्रेड लिंक्स विथ साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट्स, यानी कि इसका जो बंगाल में या ये तीनों पोर्ट से जो ट्रेडिंग का काम होती थी तो वो सिर्फ यानी कि साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट्स के जरिए इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम होता था। ये आपको हो गए प्री कॉलोनियल पोर्ट्स। लेकिन यहाँ पे है कि 1750 के बाद, यानी 1750 तक इस पोर्ट से आपको ट्रेडिंग का काम हो रहा था। लेकिन 1750 के बाद, यानी कि जब यहाँ पे कॉलोनी का एस्टेब्लिशमेंट हो गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो बनने के बाद यहाँ पे जो मेन पोर्ट्स बने वो आपको बॉम्बे एंड कलकत्ता, ये माने ग्रीव करते हैं। इन सारे पोर्ट्स पे अब मतलब ट्रेडिंग का काम नहीं होना शुरू हो गया। अब आगे जो इमर्ज करती है वो आपको हो गया बॉम्बे एंड कलकत्ता। तो अब नेक्स्ट वीडियो में इसका कुछ भाग आपका बाकी है। नेक्स्ट वीडियो में किस प्रकार ये प्री कॉलोनियल पोर्ट्स को हटा करके यहाँ कॉलोनियल गवर्नमेंट ने बॉम्बे और कलकत्ता का डेवलपमेंट कैसे किया और किस तरह वहाँ कॉटन का ट्रेडिंग का काम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होते थे, ये मैं बताऊंगी। धन्यवाद।